Hello everyone. Today's discussion on union and states, union territories अर्थात आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमेशा देखिए संघ और राज्यों को लेकर के चर्चा भी बनी रहती है और आप लोगों को जानना भी आवश्यक है और हमारे संविधान में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। चूंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 to 4 में यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले एक एक करके हम समझेंगे। आप सबसे पहले जानेंगे आर्टिकल 1 में क्या मेंशन है। आर्टिकल 1 says that India, that is भारत, shall be a union of states. आर्टिकल 1 क्लास 2 में मेंशन है the states and territories thereof shall be as specified in the first schedule. अर्थात राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। आर्टिकल 1 क्लास 3 में मेंशन है द टेरिटरी ऑफ इंडिया shall comprise the territories of the states, the union territories and such other territories may be acquired. अर्थात इसका मतलब यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र में वे समाहित होंगे राज्यों के राज्य क्षेत्र फर्स्ट शेड्यूल में, शामिल संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। जैसे उदाहरण के लिए हैदराबाद रियासत को अर्जित किया गया, जूनागढ़ रियासत को लिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर यह आपको जानना जरूरी है कि फेडरेशन और यूनियन, फेडरेशन को हम हिंदी में परिसंघ कहते हैं, यूनियन का अर्थ होता संघ। तो फेडरेशन और यूनियन के लेकर के लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है। तो सबसे पहले आप ये समझे कि ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा फेडरेशन शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द को वरीयता देने के पीछे क्या मकसद था, क्यों यूनियन शब्द को वरीयता दी गई, उसका कोई ना कोई मकसद रहा होगा। उनका यह मानना था कि यूनियन शब्द इस फैक्ट को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है, जैसे भारतीय संघ प्रांतों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, यानी भारतीय संघ इंडियन यूनियन भारत प्रांतों के बीच समझौते का कोई परिणाम नहीं है, यानी संघ पावरफुल है राज्यों से, जो ऑलरेडी प्रांत है वो संघ ही माना जाएगा। कोई भी कानून बनेगा वो राज्यों के लिए स्वीकार्य होगा। कोई भी राज्य या राज्यों का समूह संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही कोई भी राज्य स्वेच्छा से अपने राज्य की सीमा में परिवर्तन भी नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर इससे यह क्लियर होता है कि भारत एक संघ है, इंडिया इज ए यूनियन, यह विभक्त नहीं हो सकता। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए देखा जाए तो देश को विभिन्न विभिन्न राज्यों में बांटा गया है, लेकिन देश एक अखंड इकाई है जहां लोग एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, एक ही सत्ता के अंतर्गत रह रहे हैं। राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की फर्स्ट शेड्यूल में दर्शाया गया है और वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो आप इस चीज को यह समझें, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं भारत का राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत का राज्य क्षेत्र भारत के संघ से अधिक व्यापक अर्थ समेटे हुए है। भारत के संघ में यानी यूनियन में केवल राज्य शामिल है, जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि यूनियन टेरिटरीज एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी ऑक्यूपाई किया जा सकता है वो भी शामिल हो सकते हैं, जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात होती है। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के विभाजन में हिस्सेदार हैं। तो दूसरी तरफ संघ शासित प्रदेश एवं केंद्र द्वारा ऑक्यूपाइड क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है केंद्र द्वारा शासित इंडियन टेरिटरीज। अब हम समझें एक्वायर्ड टेरिटरी क्या है। अधिग्रहित क्षेत्र
यानी ऐसे क्षेत्र को तब अधिग्रहित किया जाता है जब भारतीय संघ अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत उस क्षेत्र पर संप्रभुता प्राप्त कर ले। यानी उनको जैसे अब अर्जित किस तरीके से किए जाते हैं, जैसे देखिए रिफरेंडम द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को अधिग्रहित किया गया था, जबकि एक पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद रियासत को अधिग्रहित किया गया था। इसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर को लिया गया। तो ये अधिग्रहित किए गए और यह ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा करके ऐसा किया जा सकता है। किसी भी पब्लिक नोटिफिकेशन, दावे या घोषणा के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग घोषित करती है या मानती है, जो कोर्ट को इस अधिग्रहण को मान्यता प्रदान करना अनिवार्य हो जाएगा। मतलब कोर्ट की भी सहमति आवश्यक है। परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र आर्टिकल 1 क्लास 3C के तहत संघ के राज्य क्षेत्र का हिस्सा होंगे। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 says that एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, अर्थात नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे विगत कुछ सालों में कुछ वर्ष पूर्व आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश से अलग नया राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, बिहार से अलग झारखंड का गठन हुआ, इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। तो इस तरह से राज्यों के लिए क्या प्रावधान है, कैसे इनको शामिल किया जाता है, तो आप ये समझिए कि संसद विधि द्वारा और कुछ शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। इस प्रकार आर्टिकल 2 संसद को 2 शक्तियां देता है। जैसे पहली शक्ति है नए राज्य को भारत के संघ में सम्मिलित करने, और दूसरी शक्ति है नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश से रिलेटेड है जो पहले अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है उनकी स्थापना से संबंधित है। मींस आर्टिकल 2 उन राज्यों को जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है के प्रवेश और स्थापना से रिलेटेड है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि आर्टिकल 2 संसद को पूर्ण शक्ति देता है और ऐसे कुछ शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करे, परंतु ये कंडीशन अनिवार्यता संविधान के बेसिक थ्योरी या बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक स्ट्रक्चर के अनुरूप होने चाहिए। संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो एक नए राज्य को संघ में प्रवेश या स्थापना के पश्चात पहले से विद्यमान राज्य के समान दर्जे का अधिकार प्रदान करे। तो ये था देखिए आर्टिकल 1 एंड 2 के बारे में। तो इसे आप अच्छे सुने, प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।